कमल जी, अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसी वार्ता लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ जिसमें स्वयं डॉक्टर अमृतलाल नागर की स्मृतियों में सुमित्रानंदन पंत बसे हुए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या बात है, क्या कहने। नेकी और पूछ पूछ, इससे खूबसूरत बात तो हो ही नहीं सकती मनीषा जी। सन 1984 की ये रिकॉर्डिंग हम ढूंढ कर लाए हैं अपने श्रोताओं के लिए, तो आइए सुनते हैं महान साहित्यकार अमृतलाल नागर की स्मृतियों में महान कवि डॉक्टर सुमित्रानंदन पंत। 20वीं सदी का दूसरा दशक यानी सन 1911-12 का जमाना हमारे देश के लिए बहुत ही घुटन भरा साबित हुआ। एक समय वह था जबकि थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानने के बाद ही लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते थे। मगर अब MA BA पास लोग सरकारी नौकरी की तलाश में मारे मारे डोलने लगे थे। अंग्रेजी शिक्षा ने चूंकि हमें नई दुनिया की जानकारियों से मर दिया था, इसलिए हमें अपनी राजनीतिक गुलामी बहुत अखरने लगी थी। नया भारत पिंजरे में बंद शेर की तरह तड़प रहा था। मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य में छायावाद इसी घुटन और तड़पन के मजबूत सीख से तोड़कर मुक्त होने के लिए एक नई अभिव्यक्ति के लिए मुक्त प्रवेश द्वार बना। लेकिन छायावाद के तीनों महाकवि पंत, निराला और प्रसाद ने शुरू में अपनी कविताओं का बड़ा विरोध भी सहा। लोग कहते थे कि ये रबड़ और केचुए जैसे फैलने और सिकुड़ने वाले छंद साहित्य का कलंक और छायावादी कविता निहायत बेतुकी होती है। लेकिन ज्यों-ज्यों यह पुराने लोगों का प्रलाप बढ़ता गया, त्यों नया प्रबुद्ध पाठक वर्ग भी तैयार होता गया और अब साहित्य के आकाश पर छायावादी कवि चांद सूरज से चमकने लगे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी पत्र पत्रिकाओं में उन दिनों पंत जी के नए नए चित्र बराबर छपते थे। विश्वविद्यालय के छात्रों में उनकी कविताएं बेहद लोकप्रिय हो चली थी। सन 31 या 32 में मैंने पंत जी को पहली बार इलाहाबाद के कवि सम्मेलन में देखा और सुना था। उन दिनों माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर तो थे नहीं और पंत जी की आवाज भी बहुत जोरदार न थी कि एक बड़े मजमे को सुनाई पड़ जाए। फिर भी मैंने देखा कि पंत जी के खड़े होते ही वह भीड़ भरा हॉल एकदम शांत हो गया। पंत जब तक कविता सुनाते रहे तब तक लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। उनके बाद एक पुराने रीतिकालीन फैशन के कवि जी आए, लेकिन वह अपना सारा शब्द और भावों का चमत्कार दिखलाकर भी जम न सके। समय इतनी तेजी से बदल चुका था। पंत जी से मेरा पहला परिचय सन 1937 में हुआ। निराला जी ने उनसे मेरा परिचय कराया था, लेकिन घनिष्ठ रूप से उन्हें जानने का अवसर मुझे शायद सन 1944 में बम्बई में हुआ। कड़ी बीमारी झेलने के बाद पंत जी बम्बई में कविवर नरेंद्र शर्मा जी के पास रहने के लिए आए थे। लगभग 5-6 महीना तक वे वहां रहे। प्रतिदिन शाम को नरेंद्र जी के घर से चलकर वे मेरे यहाँ आते और फिर हम लोग साथ साथ शिवाजी पार्क के समुद्र तट पर टहलने के लिए जाते थे। बाहर से दिखने में वे जितने सुंदर और आकर्षक लगते थे, उतना ही सुंदर और दिव्य उनका अंतर मन भी था। बहुत ही सौम्य और मीठे ढंग से बातें करते थे। आमतौर से वे शांति ही रहते थे, लेकिन कभी कभी क्रोध भी आ जाता था। फिर भी मैंने उनको कभी किसी से जोर जोर से लड़ते हुए नहीं देखा। वे अपनी बात जोरदार शब्दों में लेकिन ठंडे तरीके से ही कहते थे। स्वतंत्र भारत में पंत जी आकाशवाणी के पहले सिंधी सलाहकार बने। उस समय बहुत से लेखक रेडियो का कुछ काम पाने के लिए पंत जी को घेरे रहते थे। एक दिन इलाहाबाद में शाम के भोजन पर आमंत्रित होकर उनके यहाँ गया था। भीड़ खत्म हो जाने के बाद जब सन्नाटा हुआ तो पंत जी बोले, देखा बंधु, ये सज्जन बाहर मेरा खुरा विरोध करते। अरे मैं सब जानता हूँ बंधु, पर होगा अपने से क्या। मैं तो ये जानता हूँ कि आर्थिक रूप से ये आजकल बड़े संकोच में, इसलिए इनका काम मैं कर दूंगा, है ना बंधु। वे मद्रास में उदय शंकर जी की फिल्म कल्पना के गीत लिखने के लिए गए थे। बाद में संवाद लिखने के लिए मुझे बुलाया गया। जब 5-5.5 महीने पंत जी के साथ एक ही बंगले में रहने का सौभाग्य उन दिनों मुझे प्राप्त हुआ। उन दिनों पंत जी योगीराज श्री अरविंद के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। जब भी समय मिलता
उन्हीं के दार्शनिक सिद्धांतों की बातें करते। नरेंद्र जी को बंबई से बुलवाकर तथा मुझे और मेरी पत्नी को साथ लेकर वे 2 बार पौंडीचेरी दर्शनों के लिए गए थे। मेरी पत्नी ने उन्हें अपना राखीबंद भाई बना लिया था। कभी उनसे कहानियां सुनते, कभी कहते, प्रतिभा जी आज मेरे लिए बड़े बड़े पकौड़ों वाली गुजराती कढ़ी बनाइए, आपकी बनाई हुई कढ़ी मुझे बहुत पसंद आती। यूं तो हमारे यहाँ मलयाली रसोइया था, मगर कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए मैं प्रतिभा से अपने लिए खाना बनवा लिया करता था। पंत जी भी कभी मुंह का मजा बदलने के लिए आधे अन्नाहारी हो जाते थे। एक बार स्टूडियो से लौटते हुए शाम के वक्त मैंने देखा कि वो बाहर बरामदे में बैठे हैं और मुझे देखे ही एकाएक डांटने लगे। प्रतिभा के साथ वे बैठे थे। उन्होंने कहा, आप इन्हें बहुत डांटते हैं बंधु, ये बहुत बुरी बात है। मैंने हंसकर कहा, अरे पंत जी, मुझे आपसे डांट खिलवाने के लिए ये झूठ मूठ मेरी शिकायतें कर रही होंगी। पंत जी इस पर मुझसे और भी नाराज हुए। कहे, मैं खूब जानता हूँ बंधु, प्रतिभा जी में कोई बुराई नहीं है, सारी बुराई आप में। बंबई में जब नरेंद्र जी का विवाह हो गया तब सौभाग्यवती सुशीला जी, प्रतिभा और पंत जी एक पार्टी बनते और हम तथा नरेंद्र जी दूसरी। वे भी क्या मजेदार नोक-झोंक भरे दिन थे। पंत जी के इतने संस्मरण हैं कि घंटों बीत जाएं पर मेरा सुनाने का रस कभी नहीं रीत सकता। मुझे, मेरी पत्नी, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों को ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ऐसे दिव्य पुरुष और महाकवि के साथ नित्य और महीनों हमें रहने का मौका मिला है। मैंने उनसे कालिदास का रघुवंश पूरा सुना, श्री अरविंद के सावित्री महाकाव्य के भी कई अंश सुने और विश्व कवि रविंद्रनाथ की भी अनेक कविताएं तथा उनके संस्मरण सुनने का अवसर भी पाया। उस दिव्यात्मा को सादर सप्रेम प्रणाम करता हूँ। हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत वार्ता, जिसमें अपने संस्मरण सुना रहे थे अमृतलाल नागर जी, और ये संस्मरण जुड़े थे महान कवि डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत से। जी।